हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल जहां पर हम करें इडम एंड फ्रेजेस। इस वीडियो में हम बी अल्फाबेट से शुरू होने वाले जो इडम्स हैं वो करेंगे इजी ट्रिक्स के साथ। एक्चुअल में जो इडम्स होते हैं उनके पीछे कोई ना कोई कहानी होती है, क्योंकि ये कहावतें हैं, एक तरह की मुहावरे हैं। तो पुराने जमाने में कुछ मुहावरे या जो लोकोक्तियां प्रचलन में आ गई, वहां से ही ये इडम एंड फ्रेजेस आए हैं। तो इनके पीछे बहुत इंटरेस्टिंग कहानियां भी हैं। तो शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला जो वर्ड है वो है बैक स्टेयर्स गॉसिप। नौकरों के बीच का गपशप, या हम इसको कहेंगे टॉक अमंग सर्वेंट्स और अनफेयर टॉक्स। इसको सीक्रेट्स भी बोलते हैं, जो सीक्रेट बातें होती है उसको भी बैक स्टेयर्स गॉसिप हम बोलते हैं। एक्चुअल में हम अगर देखें बैक स्टेयर्स गॉसिप, स्टेयर्स होती सीढ़ियां, यानी कि सीढ़ियों के पीछे गॉसिप करना, पीछे वार्तालाप। यानी कि स्टेज के पीछे का मतलब क्या हुआ? छुप के बातें करना। यानी कि किसी से छुप के बातें करेंगे तो सीक्रेटली हम बात करेंगे। तो ऐसी चीजों को हम क्या बोलेंगे कि अनफेयर टॉक है, जो सबको हमें बतानी नहीं है, सबके सामने नहीं आनी चाहिए। तो इसीलिए हम इसको सीक्रेट बातें या अनफेयर टॉक या ऐसी बातें, जैसे नौकर जो आपस में बात करते हैं अपने, हो सकता है वो अपने जो मालिक है उनके बारे में गपशप कर रहे हो, तो उसको हम बोलेंगे बैक स्टेयर्स गॉसिप, यानी कि सीढ़ियों के पीछे छुप के सीक्रेटली बात करना। उसके बाद जो नेक्स्ट इडम है हमारा वो है बैड ब्लड। बैड ब्लड मीन्स शत्रुता कह सकते हैं, या एनमिटी, बिटर रिलेशंस। अब बैड ब्लड अगर हम इसको हिंदी में देखें तो बैड मीन्स बुरा और ब्लड मीन्स खून, बुरा खून। लेकिन इसका मीनिंग है शत्रुता। आप इसको इस तरह से याद रख सकते हो कि जैसे हम कहते हैं ना कि मैं उसका कट्टर दुश्मन हूं, यानी कि मेरी और उसकी बहुत ज्यादा दुश्मनी है। क्यों? क्योंकि उसका खून बुरा है और मैं गुड ब्लड। यानी कि हो सकता है कि आप कह रहे हो कि बैड ब्लड का मतलब आप कह रहे हो कि गंदा खून का मतलब, या बुरा खून का मतलब आप कह रहे हो कि वो जो काम करता है वो अच्छे काम नहीं करता, उसकी अच्छी हैबिट्स नहीं है। तो उसको हम कह रहे हैं बैड ब्लड, यानी कि जिसमें गंदा खून हो जिसका, या जो गलत काम करता हो। तो इसीलिए मेरी उसकी शत्रुता है, क्योंकि वो बैड ब्लड है और मैं गुड ब्लड हूं। तो ऐसे आप इसको रिलेट करके याद कर सकते हो। नेक्स्ट है हमारा बैग एंड बैगेज, बोरिया बिस्तरा समेत विद ऑल बिलोंगिंग्स। जनरली हम बोलते हैं ना, बैग मीन्स हमारा झोला हो गया, या बैग हमारा जो बस्ता हो गया, और बैगेज हमारा जो तो सामान है, घर का सामान है, जो भी। बैग एंड बैगेज, बोरिया बिस्तरा समेत। कई बार हम कहते हैं ना अपना बोरिया बिस्तरा उठाओ और चलो, यानी कि सब कुछ, सारा जो सामान तेरे से बिलोंग करता है, जो भी तेरा है उसे उठाओ। जैसे हम अपनी लोकल बोली में हम बोल देते हैं झोला झंडी उठाओ अपना और भाग लो। तो ये वो झोला झंडी या अपना बोरा बिस्तरा बांधना है। तो बैग एंड बैगेज, यानी कि अपना बैग मीन्स झोला और बैगेज मतलब जो भी सामान है हमारा। नेक्स्ट है हमारा बेकर्स डजन, संख्या में 13 या 13 इन नंबर कह सकते हैं हम इसको। हमें पता है दर्जन का मतलब होता है 12, लेकिन बेकर्स दर्जन यानी कि बेकर वालों का दर्जन। बेकर है यहाँ पे जो बेकरी में काम करते हैं, जैसे डबल रोटी या बिस्किट बनाते हैं, उनका दर्जन। तो उनकी दर्जन का मतलब 13 हुआ करता था, 12 नहीं। इसके पीछे की इंटरेस्टिंग स्टोरी है। स्टोरी क्या है कि यूरोप की कंट्रीज में एक रूल लागू कर दिया कि जब भी आपको बेकरी का कोई सामान आप बेचोगे तो आप दर्जन के हिसाब से बेशक बेच रहे हो, लेकिन उसका एक पर्टिकुलर वेट फिक्स कर दिया। उन्होंने कहा कि मान लो 12 डबल रोटी आप खरीद रहे हो, तो 12 डबल रोटी का जो वेट है वो 250 ग्राम तो होना ही चाहिए। मान लो 250 उन्होंने रख दिया, कोई भी वेट उन्होंने रख दिया। तो जैसे बेकरी में कई बार क्या होता है कि कोई छोटी चीज बन गई, कोई बड़ी बन गई, तो हो सकता है वेट 250 ग्राम से कम भी रह सकता है, 250 से ज्यादा भी रह सकता है थोड़ा बहुत। तो उनको ये कहा गया अगर वो 250 से कम रहा तो आपको फाइन भरना पड़ेगा। तो जो बेकर्स थे, जो बेकरी वाले लोग थे, उन्होंने फाइन के डर से क्या हुआ, उन्होंने अगर कोई मान लो उनको ऑर्डर देता था कि 12 हमें दर्जन चाहिए हमें, या 12 चीजें चाहिए, तो 12 की बजाय वो एक एक्स्ट्रा डबल रोटी डाल देते थे, यानी कि एक एक्स्ट्रा क्वांटिटी डाल देते थे उसमें, ताकि वेट का कोई पंगा ही ना रहे कि वेट थोड़ा बहुत ज्यादा ही चला जाए, कोई बात नहीं, फाइन नहीं भरना पड़ेगा। तो इसीलिए ये कहावत वहां से प्रचलित हो गई कि बेकर्स दर्जन, यानी कि दर्जन का मतलब 12 होता है सबके लिए, सभी पूरी दुनिया के लिए, लेकिन जो बेकर्स थे उनके लिए दर्जन का मतलब क्या था? उनके लिए दर्जन का मतलब था 13 की संख्या। तो बेकर्स दर्जन यानी कि बेकरी वालों का दर्जन का मतलब है 13, नोट 12। नेक्स्ट है हमारा बी बोर्न विद ए सिल्वर स्पून इन वंस माउथ। धनी परिवार में पैदा होना, टू बी बोर्न इन ए रिच फैमिली। बिल्कुल सिंपल समझ में आ रहा है। बी बोर्न, जन्म होना, इन ए सिल्वर स्पून इन हिज माउथ, यानी कि जब वो पैदा हुआ तभी चांदी की चम्मच उसके मुंह में, सबसे पहले चांदी की चम्मच दी गई। तो इसका मतलब चांदी सोने की चम्मच अगर उसको मिल रही है इतने छोटे बच्चे को, इसका मतलब उसका परिवार कैसा है? बहुत धनी है। तो यहीं से हम इसको याद कर लेंगे। उसके बाद है बी इन द ड्राइविंग सीट, सारी जिम्मेदारी का भार उठाना, बियरिंग ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटीज।
बी इन द ड्राइविंग सीट। जब ड्राइविंग सीट का मतलब होता है जैसे आप गाड़ी में जा रहे हो तो सारी गाड़ी में ड्राइवर पे पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना कि वो ढंग से चलाए ताकि हमारी जान को खतरा ना हो। तो कोई भी काम यानी जो कोई भी काम हम कर रहे हैं किसी ग्रुप में कर रहे हैं तो जो सारी जिम्मेदारी किसकी होती है, लीडर की होती है। तो लीडर को हम क्या कहेंगे, यू आर ऑन द ड्राइविंग सीट। यानी कि कुछ भी गलत हो रहा है तो लीडर को सुनने को मिलेगा, कुछ अच्छा हो रहा है तो सबसे पहले प्रशंसा भी किसकी होगी, लीडर की होगी। तो यानी कि ड्राइविंग सीट का मतलब हो गया सारी जिम्मेदारी को उठाना। तो बी इन द ड्राइविंग सीट मीन्स सब रिस्पॉन्सिबिलिटी उसी की होगी। नेक्स्ट है बियर द बर्न्ट ऑफ। इसका मतलब है परिणाम भुगतना। टू बियर द मेन पार्ट ऑफ समथिंग अनप्लीजेंट, यानी कि कुछ भी अगर बुरा होगा तो उसका परिणाम उसको ही भुगतना पड़ेगा। बियर का मतलब होता है सहन करना और बर्न्ट का मतलब होता है चोट। बर्न्ट होती है चोट। अब यहां से अगर हम इसकी हिंदी देखें तो बन रही है चोट को सहन करना, लेकिन इसका मीनिंग क्या होगा, एज ए फ्रेज या एज ए ईडम इसका मीनिंग होगा। मान लो आप किसी ग्रुप में काम कर रहे हो, तो ग्रुप में काम कर रहे हो तो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है, मेन होती है जो लीडर होता है। यानी कि कुछ भी अगर आपका ग्रुप जो भी काम कर रहा है उसमें कुछ भी गलत काम हो, कुछ भी गलत होता है तो उसका जो सारा परिणाम है वो किसको भुगतना पड़ेगा, लीडर को भुगतना पड़ेगा। तो बियर ऑफ ब्रंट का मतलब है कोई भी काम अगर हम गलत करते हैं तो उसका जो भी परिणाम होगा वो कौन भुगतेगा, जो मेन होगा उसका। तो बियर ऑफ ब्रंट मीन्स हो गया कि कुछ भी अनप्लीजेंट होता है तो वो उसको परिणाम भुगतना पड़ेगा। नेक्स्ट है बीट अबाउट द बुश। घुमा फिरा कर बातें करना, यानी कि मुद्दे पे नहीं आना, आसपास की बातें करना। जो एग्जैक्ट बात है वो तो कहना नहीं, उसके आसपास की बातों में ऐसे ही घुमाना फिराना। टू टॉक इन ए राउंड अबाउट मैनर, या हम कह सकते हैं सर्क्यूमलोकेशन। बीट अबाउट बुश भी, ये भी एक पुरानी कहानी से आई है कि जो बर्ड हंटर्स होते थे, एक्चुअली बर्ड हंटर्स क्या करते थे, जैसे बर्ड्स को पकड़ते थे तो बर्ड्स क्या करते थे, तो बुश होती झाड़ियों में छुप जाते थे जो बर्ड्स थे। तो वो हंटर्स एक आदमी को रखते थे जो झाड़ी के आसपास डंडे से उस झाड़ी को पीटता था ताकि जो पक्षी है वो डर के झाड़ी से बाहर निकल आए और फिर वो उसका शिकार कर ले। तो बीट अबाउट द बुश का मतलब क्या है, जो आदमी था जो झाड़े के आसपास उसको डंडे से पीट रहा था, उसका काम क्या था, उसका मेन काम तो उसका सिर्फ डराना था ना, मेन काम हंटिंग तो उसका नहीं था। यानी कि वो तो सिर्फ घुमा फिरा के बातें कर रहा था कि जो मेन काम है वो क्या था, वो उसको बाहर निकाल के उसका हंटर यानी कि उसका शिकार करना था, लेकिन वो उसमें हेल्प कर रहा था। तो बीट अबाउट बुश का मतलब है शिकार तो नहीं करना, सिर्फ उसको आसपास उसको बाहर निकालना डर के, यानी कि घुमा फिरा के बातें करना, मेन मुद्दे पे नहीं आना। नेक्स्ट है हमारा बीट ब्लैक एंड ब्लू, अत्यधिक पिटाई करना, बीटिंग मर्सीलेसली। बिल्कुल इजी है, जैसे हम किसी को हम सुनते हैं ना कि इसने इतना बुरा पीटा उसको कि वो तो बिल्कुल लाल पीला हो गया, यानी कि नीला पीला कर दिया उसको। तो जब हम किसी को ज्यादा चोट लगती है तो नील पड़ जाते हैं शरीर पे, नीला हो जाता है, जो ब्लड की क्लोटिंग हो जाती है। तो ब्लू और ब्लैक यानी कि इतना पीटना कि नीला और काले दाग पड़ जाए उसके ऊपर, क्लोटिंग हो जाए क्लोथ की, थक्के जम जाए, तो अत्यधिक पिटाई इसका मीनिंग हो जाएगा। नेक्स्ट है बीट होलो। बीट होलो मीन्स काफी आसानी एवं बुरी तरह से पराजित करना, टू डिफीट थ्रोली एंड कन्विंसिंगली। अब बीट होलो, बीट का मतलब पीटना भी होता है, बीट का मतलब पराजित करना भी होता है, हराना भी होता है। हम जैसे मान लो कोई दो टीम्स खेल रही हैं तो एक टीम ने दूसरी टीम को बीट कर दिया, हरा दिया। बीट होलो का मतलब, होलो होता है खाली, जैसे खाली, वैसे तो बीट होलो का मतलब काफी आसानी से, काफी आसानी का मतलब है दो टीम खेल रही हैं तो एक टीम ने इतना बड़ा स्कोर बनाया कि दूसरी का टीम का जो स्कोर था वो तो बिल्कुल छोटा सा था, यानी कि बहुत ज्यादा गैप से हरा देना, बहुत बड़े गैप से, बहुत बड़े मार्जिन से हरा देना, उसको हम बीट होलो बोलते हैं। यानी काफी आसानी से और बुरी तरह इजीली हरा दिया, और इतना गैप था उन दोनों के स्कोर में तो बुरी तरह से पराजित किया। तो खाली पीली उनको हरा दिया। खाली पीली का मतलब दूसरों ने तो खाली कुछ थोड़ा बहुत स्कोर बनाया था, बिल्कुल खाली के बराबर था और उनको हरा दिया। नेक्स्ट हमारा बैक एंड कॉल। बैक एंड कॉल मीन्स आज्ञा में रहना, रेडी टू ओबे ऑर्डर इंस्टेंटली। अब ये जो बैक है, ये इस बैक का मतलब होता है इशारा। BAC होता, BAC की बैक होता तो बैक मीन्स पीछे होता, लेकिन BEC की है, इसका मतलब यहाँ पे इसका मीनिंग है इशारा। एंड कॉल, कॉल मतलब किसी को कॉल किया और फटाफट वो हाजिर हो गया, यानी कि इशारे पर ही वो हाजिर हो जाए। कोई भी इशारे पर कोई हाजिर हो जाए, इसका मतलब क्या होगा कि वो आज्ञा में खड़ा है, जैसे उसको इशारा मिलेगा वो भाग के आ जाएगा। तो बैक एंड कॉल का मतलब हुआ आज्ञा में रहना या रेडी रहना ऑर्डर ओबे करने के लिए। नेक्स्ट है बेड ऑफ रोजेज। अब दो हैं इसमें, बेड ऑफ रोजेज है और बेड ऑफ थ्रोन्स है।
तो बिल्कुल साफ है। बेड ऑफ रोजेस, यानी कि हमारा जो बेड है उसके ऊपर अगर रोजेस बिछा रहे हैं हम, गुलाब बिछा रहे हैं, इसका मतलब आनंद से भरपूर है, प्लीजेंट सिचुएशन ऑफ कंफर्ट। और बेड ऑफ थ्रोन्स है, कांटे, थ्रोन्स होते कांटे, यानी कि बिस्तर के ऊपर कांटे हैं, इसका मतलब दुख है, तकलीफ से भरा हुआ, ए सिचुएशन ऑफ एक्सट्रीम डिफिकल्टी। उसके बाद है बेगर्स डिस्क्रिप्शन। बेगर डिस्क्रिप्शन मीन्स अवर्णनीय, ए पर्सन विद नो रिसोर्स, या हम ये कह सकते हैं बेगर्स डिस्क्रिप्शन होती है। डिस्क्रिप्शन होता है किसी के बारे में वर्णन करना। तो भिखारी का क्या वर्णन करोगे, भी बुरा बहुत, ऐसा उसका डिस्क्रिप्शन क्या होगा, ऐसा डिस्क्रिप्शन होगा जिसको बताया ही ना, जैसे भी फटे पुराने कपड़े पहने हुए हैं, 2 दिन से उसने खाना नहीं खाया, तो उसका डिस्क्रिप्शन बहुत ही अवर्णनीय, यानी कि बहुत ही अच्छा वर्णन नहीं है, वेरी डिफिकल्ट टू डिस्क्राइब। तो इसको हम वेरी डिफिकल्ट टू डिस्क्राइब कह सकते हैं, बेगर्स डिस्क्रिप्शन। जैसे भिखारी का वर्णन होता है वैसा ही वर्णन, यानी कि बहुत ही बुरा डिस्क्रिप्शन। उसके बाद है बेल द कैट, जोखिम उठाना, टेकिंग फर्स्ट स्टेप एट पर्सनल रिस्क। तो बिल्ली की गले में घंटी कौन बांधे, ये स्टोरी सबको पता है। तो ये बेल द कैट ये वही है, बिल्ली की गले में घंटी बांधना, यानी कि पहला स्टेप कौन ले, रिस्क का पहला स्टेप कौन ले, जोखिम कौन उठा। नेक्स्ट है हमारा बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी, 2 गंभीर परेशानियों के बीच, बिटवीन 2 डिफिकल्ट सिचुएशन। अगर हम देखें बिटवीन द डेविल, डेविल हो गया दैत्य, एंड डीप सी, यानी कि एक तरफ तो दैत्य खड़ा है और एक तरफ बहुत गहरा सागर है, कहाँ जाके पड़े, यानी कि एक तरफ खाई, एक तरफ कुआ, एक तरफ खाई होते हैं ना, जो हम हिंदी में पढ़ते हैं। तो ये बिटवीन द डेविल, यानी कि राक्षस खड़ा है एक तरफ और एक तरफ गहरा सागर है, यानी कि दोनों तरफ ही परेशानियां हैं, तो 2 गंभीर परेशानियों के बीच। नेक्स्ट है बिग गन। बिग गन मीन्स ऊंची पहुंच वाला व्यक्ति, अन इन्फ्लुएंशियल पर्सन। जैसे कई लोग होते हैं जिनकी ऊंची पहचान होती है, यानी कि उनका बहुत बैक होती है, या फिर हम कह सकते हैं बड़े बड़े नेताओं से जान पहचान है, बड़े बड़े अफसरों से जान पहचान है, तो उसको हम बिग गन बोलते हैं। जैसे कई बार हम अपने किसी फ्रेंड को या रिश्तेदार को हम सजेशन देते हैं, या हमें भी कोई सजेशन दे दे कि उससे पंगा मत लेना, वो उसकी पहुंच ऊंची ऊंची पहुंच है, तो हम कई बार जनरली बोल देते हैं वो कौन सी तोप है। जैसे जनरली आपने सुना होगा, बड़े बूढ़े भी बोल देते कौन सी तोप है वो, तो कौन सी तोप नहीं है, वो बिग गन है। यानी बिग गन का मतलब या बड़ी तोप का मतलब होता है ऐसे लोग जिनकी ऊंची पहुंच हो। नेक्स्ट है हमारा बर्ड्स ऑफ पैसेज। बर्ड्स ऑफ पैसेज यदा कदा आने वाला, वन हु कम्स ओकेजनली। बर्ड्स ऑफ पैसेज, पैसेज होता है रास्ता, यानी कि जो जैसे जो बर्ड्स होते हैं, माइग्रेट बर्ड्स होते हैं, जैसे सीजन में जो कहीं सीजन वाइज माइग्रेट करते रहते हैं, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह पर जहां उनका रहने के लिए उनको सही लगे, वो अपना एक जगह पे रुकते नहीं है, जहां पे उनके फेवर में होंगी सिचुएशन, वो वहां पर वेदर के अकॉर्डिंग उस एरिया में चले जाते हैं, माइग्रेट कर जाते हैं। तो रास्ते वाले बर्ड्स, यानी कि वो एक जगह पे रुकते नहीं है, हर टाइम रास्ते में ही रहते हैं, कभी इस रास्ते से जा रहे हैं, कभी इस रास्ते से जा रहे हैं। तो ऐसे क्या होंगे कि वो एक जगह पे कभी कभी दिखेंगे, भी सर्दी के मौसम में इस एरिया में दिखेंगे, गर्मी के मौसम में उस एरिया में, पतझड़ के मौसम में उस एरिया में। तो ओकेजनली ही वो आए, ओकेजनली का मतलब वो कभी कभी आए, जब उनके फेवर की सिचुएशन होगी तब वो आए। तो बर्ड्स ऑफ पैसेज, यानी कि रास्ते पे रहने वाले बर्ड, हमेशा माइग्रेट करने वाले, वो कभी कभी दिखेंगे एक जगह पर। उसके बाद है बर्ड्स आई व्यू, सरसरी निगाह, ओवरव्यू कह सकते हैं। ओवरव्यू के साथ साथ हम ये भी कह सकते हैं ए व्यू फ्रॉम ए वेरी हाई प्लेस, किसी ऊंची जगह पे जाके हम नीचे का व्यू देखते हैं, तो उस सिचुएशन को हम बर्ड्स आई व्यू कहते हैं। क्योंकि जो पक्षी होता है, यहाँ से साफ पता चल रहा है बर्ड्स, पक्षी के आई व्यू, यानी कि पक्षी की आंख जो व्यू देखती है, जो दृश्य देखती है, वो तो पक्षी बहुत ऊंची जगह पे होता है, ऊंची वहां से उड़कर वहां से देखता है, तो उसको हम बोलते हैं, यानी कि किसी ऊंची जगह पर खड़े होकर नीचे का व्यू देखना, उसको बर्ड्स आई व्यू बोलते हैं। उसके बाद है बर्ड्स ऑफ फेदर, एक ही प्रवृत्ति के लोग, पीपल विद द सेम आइडिया, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इंटरेस्ट, यानी कि जो लोग जिनका सेम इंटरेस्ट भी सेम है, एक जैसी सोच रखते हैं, एक जैसा उनका व्यवहार एक जैसा है, वो सब क्या होंगे, बर्ड्स ऑफ फेदर। अब बर्ड्स ऑफ फेदर जनरली जब यूज किया गया था, तो उनके लिए, जैसे कई बर्ड्स होते हैं जिनके फेदर्स का कलर रेड होता है, कईयों का ब्लू हो गया, तो एक जैसे रेड फेदर वाले जो बर्ड्स होंगे वो एक तरह की प्रवृत्ति के होंगे, ब्लू कलर के होंगे वो एक तरह के होंगे, यानी कि बर्ड्स ऑफ फेदर का मतलब हो गया यहाँ पर एक तरह के फेदर वाले बर्ड्स। तो एक तरह के फेदर वाले बर्ड्स का मतलब एक ऐसा ग्रुप जिसकी कैरेक्टरिस्टिक्स मिलती हो। नेक्स्ट है हमारा बाइट द डस्ट, पराजित करना, टू बी डिफीटेड, बाइट द डस्ट। अब आपने ये धूल चटाना,
या धूल चाट ली, ऐसे आपने हिंदी में सुना है। धूल चटाना का मतलब क्या होता है? हरा दिया, किसी को हरा देना। तो बाइट मीन्स बाइट करना, खाना। द डस्ट, डस्ट को खिलाना या डस्ट को खाने का मतलब क्या हुआ? पराजित होना, धूल चाटना। नेक्स्ट है हमारा ब्लैक शिप। ब्लैक शिप ऐसा व्यक्ति जो परिवार या टीम के लिए शर्मिंदगी का कारण बने। पर्सन हु इज रिग्रेटेड एज डिसग्रेस फॉर हिज फैमिली और टीम, ऐसा बोल सकते हैं हम। ब्लैक शिप एक्चुअली ये जो कहावत है, ये जो इडम है, ये कहाँ से आया है कि पुराने जमाने में ये माना जाता था जो ब्लैक शिप, काली भेड़ की जो ऊन थी, काली ऊन जो थी, उसका वो कम पैसे में मतलब उसके लिए कम पैसे मिलते थे, कारण कि वो ब्लैक है तो वो डाई नहीं हो सकती थी, तो लोग उसको कम पैसे में खरीदते थे। तो वहां से ये इडम बना है। तो ब्लैक शिप हो गया जिसका जो कम रेपुटेटेड हो, कम रेपुटेटेड व्यक्ति, या जो अपने ग्रुप में जो शर्मिंदगी क्यों कहा? क्योंकि मान लो आपके पास भेड़ों का एक ग्रुप है, शिप हैं बहुत सारी, और उनमें से एक ब्लैक है, बाकी सारी व्हाइट या डिफरेंट कलर्स की हैं। तो बाकी सभी से तो आपको अच्छी इनकम हो रही है, लेकिन एक उससे आपको अच्छी इनकम नहीं हो रही, तो वही आपका मेन शर्मिंदगी का कारण हो गया कि उससे आपको कम इनकम हो रही है। तो ब्लैक शिप की कम रेपुटेटेड लोग या ऐसे लोग फैमिली के जिनकी वजह से आपको डिस्ग्रेस फील होता है। उसके बाद है ब्लाइंड एले। एले होता है गली, एले का मतलब होता है गली, और ब्लाइंड एले होता है कार्य जिसमें आगे प्रगति संभव नहीं है, सिचुएशन इन विच नो फर्दर प्रोग्रेस कैन बी मेड। ब्लाइंड एले यानी कि आगे से गली बंद हो। ब्लाइंड गली का मतलब हो गया, ब्लाइंड एले का मतलब हो गया डेड एंड पॉइंट। जैसे हम गांव में या शहरों में तो जनरली नहीं होता, गांव में कई गलियां ऐसी होती है जो दोनों तरफ से नहीं निकलती, आगे से एक तरफ से बंद होती है, एक तरफ से ही ओपन होती है। तो उस तरह की गली को हम क्या बोलते हैं कि उस पॉइंट को क्या बोलते हैं जहां से वो बंद होगी, वो ब्लाइंड एले होगा। यानी कि उससे आगे प्रगति नहीं होगी, उससे आगे हम जा नहीं सकते, उसके आगे कोई प्रोग्रेस नहीं है, वहीं जाके हमें रुकना होगा। तो ब्लाइंड एले का मतलब हो गया डेड एंड पॉइंट। एंड पॉइंट कह सकते हो, डेड पॉइंट कह सकते हो, या ऐसी गली जो एक तरफ से बंद हो, ब्लाइंड हो। नेक्स्ट है ब्लाइंड डेट। ब्लाइंड डेट किसी अनजान व्यक्ति से मिलना, ये मीटिंग बिटवीन ए गर्ल एंड ए बॉय हु हैव नो मीट बिफोर। ये सभी को कॉमन है। आजकल तो ब्लाइंड डेट बहुत ज्यादा चलन में है, क्योंकि आजकल जो फ्रेंडशिप हो रही है वो कैसे हो रही है? वो सोशल मीडिया के थ्रू हो रही है। सोशल मीडिया पे जो फ्रेंडशिप होगी कैसे होगी? ब्लाइंड डेट, क्योंकि आप उससे पहले कभी मिले ही नहीं हो। तो ऐसे व्यक्ति से मिलना जिसको आप पहले कभी मिले नहीं हो और सिर्फ आप सीधा उससे मिल रहे हो, उससे मीटिंग कर रहे हो, तो क्या होगी? ब्लाइंड डेट होगी। तो ये थे आज के हमारे इडम एंड फ्रेजेस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।